नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के बुरे दिन आ गए हैं? क्या उनकी विदाई विवादों और आक्षेपों के बीच होगी? 5 दिन बाद रिटायर होने जा रहे चंद्रचूड़ को हर ओर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि उनकी विदाई इतनी कड़वाहट भरी होगी? अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक बहुत ही कड़ा पत्र लिख दिया है और आज तो एक सुनवाई के दौरान साथी जजों तक ने उनकी क्लास लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा है कि चंद्रचूड़ की विरासत को याद न रखना ही ठीक होगा, यानी उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिन्हें याद नहीं रखा जाना चाहिए। एक और वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने उनकी विरासत के बारे में लिखा है कि उनके कार्यकाल में न्यायिक चिंतन तक को नहीं बख्शा गया। एक और वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि 90% वकील उनकी विदाई पार्टी में जाना ही नहीं चाहते। सीजीआई की अध्यक्षता में आज 9 जजों की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान चंद्रचूड़ ने जस्टिस कृष्ण अय्यर सिद्धांत पर अनावश्यक टिप्पणी करते हुए कह दिया कि वो एक आर्थिक विचारधारा को मानती है। इस पर जस्टिस बी नागरत्ना और सुधांशु धूलिया ने कड़ी आपत्ति की। उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ की टिप्पणी न तो जरूरी थी और न ही तर्कसंगत। चंद्रचूड़ ने इस आपत्ति की आंच जरूर महसूस की होगी और उन्हें यह भी महसूस हो गया होगा कि जाते-जाते उन्होंने अपने वैचारिक दुराग्रहों को भी देश के सामने उजागर कर दिया। आज ही एक और राज खुला। द वायर ने बताया कि चंद्रचूड़ एक ऐसे वकील को सीनियर एडवोकेट बनाना चाहते थे जिसको लेकर 2 जजों का मानना था कि वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करता रहा है। इस मीटिंग में खूब तू-तू मैं-मैं हुई और चंद्रचूड़ को ये कहना पड़ा कि भूलिए मत, मैं सीजेआई हूँ। बहरहाल, अब सवाल उठता है कि क्या चंद्रचूड़ ने जिस तरह से 2 साल सुप्रीम कोर्ट को चलाया और फैसले दिए, क्या उससे न्यायिक जगत में और उसके बाहर भी जबरदस्त नाराजगी है, असंतोष है, जो अब फूट पड़ी है? सवाल ये भी है कि जब वे रिटायर हो चुके होंगे, तब क्या होगा? क्या और भी बहुत सारे लोग ऐसे सामने आएँगे, बहुत सारे ऐसे विवाद सामने आएँगे, जो चंद्रचूड़ की लीगेसी को, उनकी विरासत को नए ढंग से परिभाषित करेंगे, उस तरह से नहीं जैसी चंद्रचूड़ उम्मीद रखते हैं। तो आज यही चर्चा का विषय है और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण कुमार त्रिपाठी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक हैं, शीतल पी सिंह हैं और हमारे साथ जाने-माने वकील महमूद प्राचा जी भी हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर पाठक, आपसे शुरू करते हैं। ये जो मंजर अब बना है, आखिर के 1 डेढ़ महीने में जब गणेश पूजा के लिए उन्होंने आमंत्रित किया अपने घर पर मोदी जी, वहां से एक तीखी आलोचना का दौर शुरू हुआ। फिर उन्होंने अयोध्या के फैसले के लिए भगवान से प्रार्थना करने वाली बात कही, वो एक दूसरा था और अब ये सारी चीजें निकल-निकल कर सामने आ रही। क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस तरह की विदाई की उम्मीद की होगी? बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। और आज बहुत ही बेहतर मौका है, महमूद प्रचा साहब भी हमारे साथ हैं। पहली बार शायद मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो सैल्यूट करता हूं सर आपको। मैं चंद्रचूड़ साहब के बारे में बात करने से पहले मुकेश जी एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। जी। ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, कातिलों के साथ जो हमदर्दियां करते रहे। वाह! चंद्रचूड़ साहब ने डाइस पर बैठकर कहा कि अनिल मसीह जमहूरियत का कातिल है, लोकतंत्र का हत्यारा है, लेकिन कोई सजा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की असंधि से कहा गया कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह असंवैधानिक है, लेकिन सरकार चलती रही। चंद्रचूड़ साहब ने राम मंदिर वाले फैसले को बाद में कहा कि उन्होंने परमपिता परमेश्वर के सामने ईश्वर की आराधना करते हुए रास्ता पूछा था। ऐसी इतनी सारी बातें हैं जो ये बताती हैं कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी इतिहास में जहां अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, तो कम से कम वहां तो नहीं होगी। अब उनका स्थान वहां होगा
जहां आज 3 वकीलों के हवाले से आपने कहा कि जस्ट एडवोकेट दुष्यंत दवे साहब ने कहा कि इतिहास उन्हें बहुत जल्द भुला देगा, भुला देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होगी कि देश का प्रधान न्यायाधीश अभी कुर्सी पर है, अभी आसंदी पर है। इसके बावजूद अब उनका वो इकबाल नहीं बचा कि लोग ये डर कर भी टीका टिप्पणी करने से हिचक नहीं रहे हैं कि वे कुर्सी पर हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी हो सकता है। हम और आप भी आज डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा साफ साफ कि ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का। तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जो भी कुछ किया उसमें आखिरी के कुछ महीने बेहद नाउम्मीदी के रहे। इसमें एक बात और भी है मुझे, जब हम किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, किसी शख्स में सारी रोशनी की किरणें देखने लगते हैं और उस तरफ से जरा सा भी अंधेरा दिखाई देता है, तब ऐसी हालत होती है जैसी इस वक्त हमारे देश की और लोगों की। आपको याद होगा मुकेश जी, महीनों पहले जब भी ऐसी कोई बात होती थी कि लोग कहते थे हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, हमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ से उम्मीद है, तो मैंने आपके पटल पर दसियों बार ये कहा है कि हमारे लोकतंत्र के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है किसी एक व्यक्ति पर जाकर सारी उम्मीदें टिक जाए। कल वो व्यक्ति नहीं होगा कुर्सी पर, तब क्या होगा। मैंने हर बार कहा है कि व्यवस्था को काम करना चाहिए, व्यक्ति को नहीं। और इसीलिए बिल्कुल लोग इस वक्त इतने ज्यादा निराश हैं वो, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति से उम्मीद कर ली थी और व्यक्ति न्यायिक प्रक्रियाओं को बलाए ताक रख के पूजा की अलमारी के सामने खड़े होकर या अपने पूजा कक्ष में बैठकर फैसले सुना रहा था। तो ये नाउम्मीदी तो आपके हाथ में आनी ही थी, क्योंकि आपने व्यक्ति से अपेक्षा की। और उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने चंडीगढ़ के मामले में जिसे लोकतंत्र का हत्यारा कहा, उसे कोई सजा नहीं दी। कम से कम मेरे संज्ञान में आज तक नहीं है। महमूद पराचा साहब हमारे संज्ञान में ला दें कि अगर उसे कोई सजा मिली हो तो हमें मालूम नहीं। ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें अदालतों से, सर्वोच्च न्यायालय से, खास तौर से व्यक्तिगत तौर पर माननीय चंद्रचूड़ साहब से जो उम्मीद की गई उस पर वे खरे नहीं उतरे। और आखिर में इस वक्त जिस तरह से वे सफाई पेश कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वे दाढ़ी में हर रोज सुबह उठकर तिनका ढूंढ रहे हैं। आपको क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है कि मेरे घर पर प्रधानमंत्री आए, पूजा करी, तो इसमें कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया? आपको क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है कि अदालतों से ये अपेक्षा करना कि वे हर फैसला सरकार के खिलाफ सुनाएंगे, सरकार के पक्ष में सुनाए गए फैसले पक्षपात नहीं है? ये क्यों कहना पड़ रहा है? कहीं कोई अपराध बोध है? कहीं कोई भीतर से आपकी आत्मा आपको कचोट रही है? यद्यपि आत्मा कचोटती होती तो आप आसन पर बैठकर जितने प्रवचन देते थे वे कागज में लिखते भी। कितने सारे ऐसे मामले हैं मुकेश जी जिसमें हम सब लोग उम्मीद करते थे कि इतनी बड़ी बहस हुई है, बहस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, अखबारों में खबरें छप जाती, सरकारों को लताड़ा, ये कहा वो किया, लेकिन जब फैसला लिखा जाता था, जब बिल्कुल प्रोनाउंस वे करते थे, तो उसमें वे चीजें शामिल ही नहीं होती। तो क्या सबसे बड़ी अदालत सिर्फ प्रवचन देने की कोई व्यासपीठ है? क्या आप प्रवचन देंगे और फैसला सुनाते समय, कागज पर उतारते समय उसे शामिल नहीं करेंगे अपने फैसले में? तो यही होगा जब आपने न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के खिलाफ जाकर फैसले सुनाए हो, जब आपने विधि की मान्य परंपराओं का पालन न किया हो, जब जी आपने पक्षपातपूर्ण तरीके से फैसले सुनाए हों, तो इतिहास में आपका वही स्थान होगा जो इन दिनों लोग बता रहे हैं। बाकी कल क्या होगा हम नहीं जानते। बिल्कुल। वे लोग हाँ जिनसे है तारीख वरक रोशन, वे लोग जिनसे है तारीख वरक रोशन, हमारे अहद में होते तो खुदकशी करते। इतिहास में जिन लोगों ने न्याय की किताबों में नजीरें पेश की हैं, वे अगर आज का ये निजाम देखते, आज के सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया देखते, तो वे खुदकशी कर लेते। जी मुकेश। बिल्कुल बिल्कुल। प्राची साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके पास लंबी फहरिस्त होगी निराशा जो दी है चंद्रचूड़ साहब ने। अ, मैं देख रहा हूँ कि कोई एक ऐसा तबका नहीं है
न्यायिक जगत का जो चंद्रचूड़ की तारीफ कर रहा हो, उनको डिफेंड भी कर रहा हो, तारीफ ना भी करे, कहीं कोई डिफेंड कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है, तमाम जजेस कह रहे हैं, हर तरफ आलोचना ही आलोचना। ऐसे इस तरह की विदाई के समय इस तरह की आलोचना, आक्षेप क्या बताती है? शुक्रिया बहुत बहुत, और राकेश जी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो पॉइंट में कहना चाहता था उसके लिए भूमिका बना दी। तो मेरा सबसे पहले तो ये निवेदन है, और मुझे अपनी बात कहने में आसानी भी हो जाएगी, कि हमें सबसे पहले एक चीज मुकेश जी समझनी चाहिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी और भारत का प्रधानमंत्री का पद दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये समझने का विषय बहुत आवश्यक है। और चंद्रचूड़ साहब की मैं एक ही बात कह के, उससे पहले कि मैं उनकी पहली सबसे बड़ा जो उन्होंने कारनामा किया है देश के लिए, और जो देश ने उस वक्त नहीं पहचाना और कुछ लोगों ने उनसे उम्मीदें बांध ली, हमने तो कभी उनसे उम्मीद कोई बांधी नहीं थी, तो इसलिए हमें कोई ज्यादा अफसोस भी नहीं है। लेकिन जिस मुकाम पर वो आज पहुंचे हैं और जो वो कार्य कर रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि वो पूरी ताकत लगा के, मेहनत करके वहां तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं जहां वो पहुंचना चाहते हैं। वो जो करना चाहते हैं, जिन लोगों को वो इंप्रेस करना चाहते हैं, वो उनके जो पैमाने हैं उन पे एकदम पूरा उतर रहे हैं। उनका सिंगल हैंडेड काम जो मुझे नजर आता है, इस देश में जो पत्रकारिता का लेवल हो गया है, जो आप जैसे लोगों को एक्स्ट्रा माइल चल के ये अलग पैरेलल प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ रहा है, ईमानदार जर्नलिस्टों को, उसके बाद सिर्फ देश में सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी किसी चीज की बचती है तो वो जुडिशरी बचती थी। क्या चंद्रचूड़ साहब ने अपने आचरणों से जुडिशरी की वो इज्जत आम आदमी के मन में गिराने का सबसे बड़ा काम किया है या नहीं किया है? तो आरएसएस यही चाहती है कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे से लोगों का विश्वास ही उठ जाए कि जो सबसे बड़ी पद पे बैठा है वो व्यक्ति यदि ये कार्य कर सकता है, तो ऐसी संस्था पे से विश्वास उठना लोगों का लाजमी है। यही काम उनका मिशन है, जो मिशन अकम्प्लिश्ड की तरफ मेरे ख्याल से वो बढ़ रहे हैं। उनको कोई इस बात का मलाल नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। उनके किसी भी कार्य को आप ऐसा मान के ना चलें कि उनको उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो नहीं पता उन्हें। वो वही कर रहे हैं और वो वही अपेक्षा करते हैं कि यही रिएक्शन उनके खिलाफ आएगा, और वो जानबूझ के कर रहे हैं। तो मैं उनका सबसे पहला कारनामा जो देश के सामने है और लोग भूल गए उसे शायद, मैं इस देश में, और मेरे साथ बहुत सारे और भी लोग हैं, जजेस आएंगे और जाएंगे, 2 जजेस का नाम इस देश के इतिहास पे, भारत के संवैधानिक गणतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, और वो नाम हम कभी नहीं भूल पाएंगे। पहला, जस्टिस एचआर खन्ना साहब का। दूसरा, जज लोया साहब का। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चंद्रचूड़ साहब के वालिद बुजुर्गवार थे, वो एचआर, उनका नाम भी शायद पूरा किसी को आज याद नहीं होगा, लेकिन एचआर खन्ना साहब का, जो एक ही बेंच और एक ही फैसले में जिन्होंने डिसेंट दिया था, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण फैसला था, तो ये है उनका चाल चरित्र और चेहरा, तो उसमें हैरानी की बात नहीं है। तो जज लोया साहब का जो दूसरा नाम मैं ले रहा हूं, उन्होंने अपनी जान तो दे दी, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और चंद्रचूड़ साहब वो जज हैं जिन्होंने वो जजमेंट लिखी है जिसकी जितनी क्रिटिसिज्म की जाए उस वो कम है, क्योंकि एक जुडिशरी के हाईएस्ट बॉडी ने एक जज के कत्ल को, जो कानून के सारी प्रक्रियाएं हैं उसको धता बता के, उसके ओवरराइड करके एक ऐसा फैसला दिया कि हमारे स्वयं का जज जिसकी हत्या की गई है वो हत्या नहीं थी, और वो उसका ग्राउंड ये लिया गया
कि इसमें महाराष्ट्र की पुलिस ने, महाराष्ट्र की सरकार ने एक इंटरनल, मतलब जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है महाराष्ट्र सरकार की, उसकी सीक्रेट एक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कराई थी। उसकी बुनियाद पे हम ये बात पूरी उसके जिम्मेदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह सकते हैं कि ये हत्या नहीं थी, ये नेचुरल डेथ थी। वो डॉक्टर भी बन गए, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी बन गए, और उसमें किसी भी जज ने या किसी भी व्यक्ति ने कोई अपना हलफनामा तक फाइल नहीं किया था, जो कि सबसे बुनियादी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो केस महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा था। आमतौर पे हम लोग क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि पहले आप हाई कोर्ट जाओ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना। ये एक इतिहास में बहुत अजीब और गरीब केस है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है वो हम अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वहां अमित शाह साहब के खिलाफ जो गाड़ी चल रही थी केस की, वो सही डायरेक्शन में नहीं बल्कि कानूनी रूप से सही डायरेक्शन में जा रही थी, जो अमित शाह साहब के खिलाफ नजर आ रही थी। तो ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। तो अब आप बताइए कि ऐसे व्यक्ति से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे थे जिसपे वो पूरे नहीं उतरे हैं? ऐसी कोई चीज बता दीजिए आप। और उनका एक जजमेंट मुझे ऐसा बता दीजिए जिसने किसी को भी होलिस्टिक जस्टिस दी हो, इंक्लूडिंग जो इलेक्टोरल बॉन्ड, आपने तो एक एग्जांपल दे दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड का दूसरा है, उन्होंने कहा ये संविधान के खिलाफ अपराध हुआ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मसले हैं, एक के मैं कुछ बाद और एक। कह रहा हूं, एक जजमेंट डॉक्टर उनकी कोई बता दे जिसने किसी भी वीकर सेक्शन के लिए, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, वीकर सेक्शन के फेवर में होलिस्टिक जस्टिस किया हो, एक जजमेंट बता दो। जी, राइट टू प्रिवेसी का जजमेंट का श्रेय उनको दिया जाता है। उनको श्रेय दिया जाता है कि क्रिमिनलाइज किया उन्होंने 377 को। इस तरह के कुछ फैसले उनके पक्ष में मैं बनते हैं। राइट टू प्रिवेसी, आज आधार कार्ड देख लीजिए ना आप, आधार कार्ड का जिस प्रकार से मिसयूज हो रहा है, और खुद हमारी अदालतें कह रही हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन का, डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या जजमेंट थी वो? मतलब एक पेपर टाइगर है ना, अगर वो सही जजमेंट होती तो उसमें ये होता कि अगर ऐसा होगा तो उसका अंजाम ये होगा और ये उसका रूट है। बिल्कुल। तो शीतल जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। ये इतनी सारी चीजें हमारे सामने आ गई चंद्रचूड़ साहब को लेकर, और अब तो प्राचा साहब कह रहे हैं कि वो जहां जाना चाहते हैं उसके पूरे संकेत दे रहे हैं। उनके हिसाब से वो अपने आप को पैकेज कर चुके हैं, फिर भी वो उम्मीद करते हैं कि उनकी विरासत को अच्छे से याद किया जाए। देखिए, हमारे सामने दो उदाहरण हैं। चूंकि तकनीकी बातों पर बहुत अच्छा प्रकाश डाल चुके हैं वकील साहब, वो मेरा एरिया नहीं है, ना मैं उस काबिल हूँ। लेकिन हम लोग एक नागरिक होने के नाते जैसी चीजों को देख रहे हैं कि 4 जजेस ने ये सरकार बनने के बाद जो मोदी जी की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस 4 में से एक जज कंप्रोमाइज हो गए, जो सबको पता है। उनका नाम क्या लिया जाए आप सब जानते ही हैं। क्यों कंप्रोमाइज हुए वो वजह भी पता है। लेकिन बाकी 3 जो हैं, उनमें से कोई किसी संवैधानिक पद पर उसके बाद हमें नजर नहीं आया। और इधर जिन जजेस ने राम जन्मभूमि का फैसला लिखा और पार्टी हुई और उसके फोटो आए और वगैरह वगैरह, और जिस पर अभी सीजीआई साहब बोले हैं, उसमें इनको छोड़ के बाकी सब लाभान्वित हुए। और अब ये रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद हम उसको देख लेंगे जो शंका की गई। तो यहाँ हम जिस दौर में है उसमें गिव एंड टेक एकदम ओपन है। ये सरकार आई और इसने तुरंत केरल में एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को रिटायरमेंट के तुरंत बाद गवर्नरी दी, जिन्होंने हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री के पक्ष में एक फैसला दिया था। तो चीजें एकदम साफ हैं। आप हमारे लिए करें, हम आपके लिए करेंगे। और ये हम इसको इस तरह से साफ साफ देख पा रहे हैं। फैसलों पर और उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जैसे मैंने कहा एरिया नहीं है। लेकिन मैं दूसरी चीजें देख रहा हूं।
इनके जमाने में जिस तरह से हाई कोर्ट्स में कुछ लोगों को सजा दी गई और कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को, उनको चीफ जस्टिस वगैरह बनाया गया इंपॉर्टेंट जगहों पर जहां विपक्षी सरकारें हैं, चाहे तमिलनाडु का हाई कोर्ट हो, दिल्ली का हाई कोर्ट हो, कलकत्ते का हाई कोर्ट हो, इन सब जगहों में जो लोग जजेस पदासीन हुए, हम उनके जब कैरेक्टर को देखते हैं, हमने देखा दिल्ली हाई कोर्ट में जो इस समय चीफ जस्टिस चुने गए हैं वो बीजेपी के एक नेता रहे, मनमोहन साहब के पुत्र है। मतलब सार्वजनिक एक समारोह में इस सरकार की और सरकार के सबसे बड़े नेता की खुली तारीफ कर चुके हैं और एक्टिंग रहे, और उसके बाद वो चीफ बनाए गए। लेकिन उसी कोर्ट में एक जस्टिस मुरलीधर थे जिनके बारे में हमने देखा कि उन्होंने एक सरकार के फैसले पर अपना एक स्टैंड ले लिया था। तो किस तरह से क्या क्या उनके साथ हुआ। हमने कलकत्ता हाई कोर्ट को देखा कि वो बिल्कुल प्रोएक्टिव तौर पर वहां की जो चुनी हुई सरकार है उसके विरुद्ध सीबीआई वगैरह की जांच के आदेश देने में मिनट नहीं लगाता। वहां की एक जज अपने को रिटायरमेंट के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं तो आरएसएस का मेंबर था और अब मैं जाऊंगा उसमें काम करने। एक जज सर्विस में रहते हुए प्री रिटायरमेंट लेते हैं और अगले दिन बीजेपी का टिकट लेके लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और सांसद बनते हैं। इस तरह से विभिन्न हाई कोर्ट्स में जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां हम उनको राजभवन के बाद एक विपक्षी भूमिका में हम पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलों में वो एक विपक्षी दल की भूमिका जैसा निभाते मिलते हैं। तत्काल किसी भी मामले में सीबीआई या किसी एजेंसी को जांच दे देना, राज्य की बहुत सारे मामलों में अवहेलना करना और कठिनाई करना। और हमने तो चंद्रचूड़ जी को उत्तर प्रदेश में चीफ जस्टिस के तौर पर देखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उस जमाने में यहाँ एक सरकार थी जो अखिलेश यादव की, नाको चने इन्होंने चबवा दिया था भाई। अखिलेश सरकार बाप बाप करती थी हाई कोर्ट से, और उन्हीं को हम अब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कह रहे हैं कि हमारा हर फैसला सरकार के खिलाफ हो, जरूरी तो नहीं। तो ये जो कैरेक्टर है ये उस धारणा से जो उन्होंने अपने भाषणों से, सार्वजनिक भाषणों से पैदा की और जो उन्होंने अपने जजमेंट से और एक्ट से पैदा की, दोनों में इतना बड़ा विरोधाभास है। जैसे हमारे यहाँ आर्थिक रूप से 1% लोगों के पक्ष में हमारी आर्थिक नीतियां कहां पहुंचा रही हैं और बाकी लोगों को कहां पहुंचा रही हैं, ये उसी तरह का विरोधाभास है। दुर्भाग्य से सब उनके बारे में हमें देखने को मिला। जी अरुण जी, ये सारी चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनके फैसले किस तरह के रहे हैं, क्या क्या हुआ है। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? यानी दुष्यंत दवे खुल्लम खुल्ला उनकी आलोचना कर रहे हैं। एक कोई जज है जो कह रहा है कि वकील है जो कह रहा है कि वो प्रचार प्रिय हैं, मतलब वो अपने प्रचार में ही लगे। ये पहला कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है जो हर समय प्रचार में ही लगा रहता, जगह जगह जाकर भाषण देना और अपने सुनवाई के दौरान भाषण देना। जी 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 मुकेश जी, हम लोग चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन अभी जो चीजें आ रही हैं, हम लोगों ने जो चर्चा की थी उसमें मुझे याद है कि मैंने बहुत संतुलित तरीके से इनके जो है पूरे करियर को देखा था, इनकी विरासत को देखा था। लेकिन अब जैसे पारचा साहब बात कह के गए या सुप्रीम कोर्ट के इतने वरिष्ठ वकील लोग जो बात कह के गए हैं, तो मुझे लगता है कि जो बार है, बार को बहुत उम्मीदें थी और जनता को भी बहुत उम्मीदें थी। और आप या राकेश जी या शीतल जी जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, जो जनता के अधिकारों के लिए बोलते और लिखते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। और उन उम्मीदों पर अब लग रहा है कि उनको सीजेआई ने उनके साथ छल किया है। और पारचा साहब जो कह रहे थे वो बात सही है। आपने प्राइवेसी वाले जजमेंट का हवाला दिया, वो दरअसल आधार कार्ड के बारे में था। तो आधार कार्ड तो एक जन्म प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल हो रहा है।
हर जगह आइडेंटिटी कार्ड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आपको पासपोर्ट बनवाना हो, आपको लाइसेंस बनवाना हो, आपको कहीं कुछ करना हो, रेलवे में ट्रेवल करना हो, तो वो चीज़ें तो हो गई हैं। ठीक ही कहा जो है वो पार्चा साहब ने कि भाई एक तरह से जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जजमेंट है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट जो है वो कोई पनिश तो नहीं हुआ, किसी से मनी की रिकवरी भी नहीं हुई, वो सारा मामला उसी तरह से रहा। तो पहले मुझे लगता था कि जो है वो कुछ न कुछ जो है वो इनके जो स्टेयर डिसाइसिस है, जो ऑबिटर डिक्टा है, उसमें अरुण बहुत जी, एक एक में दुष्यंत दवे का की आपत्ति या कहिए कि आक्षेप या कहिए कि उनकी आलोचना में जो पॉइंट उन्होंने रेज किया, जो पहले भी किया जाता रहा, जितने भी सीबीआई हुए वो किस तरह से मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में बेंचों को काम बांटते थे, उसमें कितना पक्षपात करते थे, ये आरोप उन्होंने फिर लगाया। और यहाँ तक कह गए हैं कि एक मामला जिसकी सुनवाई जस्टिस संजय कृष्ण कौल कर रहे थे और उसमें सरकार को आड़े हाथों ले रहे थे, वो मामला उन्होंने उनसे लेकर अपने पास बुला लिया। जी 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 इस तरह नहीं का वो खेल वो खुद कर रहे थे। जी बिल्कुल जो है वो आज उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस अड्डा में बातचीत की है बंदिता मिश्रा और एक और कोई जो है उनकी जी अपूर्व विश्वनाथन अपूर्वा विश्वनाथ, उनसे बातचीत की है। अड्डा का जो डिटेल है वो शायद 1-2 दिन बाद आएगा और उसमें पूरा इंटरव्यू होगा, तब थोड़ी और भी बातचीत हो सकती है। लेकिन आज चूंकि आप जो उन्होंने अपने को डिफेंड किया है और प्रधानमंत्री उनके घर आए तो उन्होंने पूछा कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन और जो है वो अदर जजेस को आप बुला लेते, तो वो बोले ये तो सिलेक्शन पैनल हो जाता जो है सीबीआई चीफ का या जो है वो विजिलेंस कमीशन का, इस तरह से उन्होंने कहा है। फिर उनका ये भी कहना है कि हम जो है वो जिसके भी पक्ष में जजमेंट देते हैं उसको हम जो है निष्पक्ष लगते हैं और जिसके खिलाफ हो जाता है उसको हम जो है पक्षपाती लगते हैं। ये सारी बातें उन्होंने अपने बारे में कही है और डिफेंड किया है। मैं यहाँ फिर याद दिला दूं कि ये बात अंबेडकर ने कही थी कि जो है अगर विपक्ष जो है वो शक्तिशाली होगा तो न्यायपालिका को जो है वो एक तरह से जस्टिस करने में वो सुविधा होगी। और आप देख लीजिए पूरे अपने अपने आज़ाद भारत के इतिहास को भी कि जब जब जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट्स रही हैं तब तब जुडिशियरी जो है वो बहुत ही एक तरह से निर्भीक होकर के निर्णय देती रही है। इवन जो है जो जजेस केस है जिसमें कि जो है वो अपना कॉलेजियम वगैरह का नियुक्ति का जो मामला आया है वो भी कोलिशन पीरियड का ही मामला है। तो जी निश्चित रूप से एक बहुत स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट रही है और उसके दौर में बहुत दबाव में रहे हैं, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन दबाव में जो भाषण देते थे और इतना इतना आप जो है वो एक तरह से फिलोसफिकल भाषण क्यों देते थे, और निर्णय जब ले देना होता है तब आपके पांव कांपने लगते हैं, ये भी है। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था कि जैसे चाहे पार्चा साहब हैं, चाहे दुष्यंत दवे जी हैं, चाहे आप जैसे और तमाम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, या जो इनलाइटेंड और अवेकेंड जो है सिटीजनरी है, उसकी जो उम्मीदें थी, उसकी उम्मीदें दरअसल जो मैकार्थिज्म के दौर की अमेरिकन जुडिशियरी के जो जजमेंट हैं, जिसमें कि जस्टिस अर्ल वारेन के जजमेंट्स को हम कह सकते हैं, जिन्होंने जो है वो सरकार के उन फैसलों को खारिज करने का काम किया था जिन फैसलों ने पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को कर्टेल किया था। वो कोल्ड वार से निकला हुआ दौर था और उस दौर में अमेरिकन गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट बता करके पता नहीं कितने लोगों को जेलों में डाला, कितने सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स को कर्टेल किए थे। सिर्फ उन्हीं का नाम आता है अर्ल वारेन का, जिनका जो है पीरियड लगभग 53 के बाद शुरू होता है और उन्होंने कई फैसले दिए। बड़ी मशहूर किताब भी है सुप्रीम कोर्ट एंड मैकार्थी एरा ऑफ रिप्रेशन 100 डिसीजन। तो इन जजमेंट्स के लोग उम्मीद कर रहे थे कि जस्टिस चंद्रचूड़ उस तरह का की निर्भीकता दिखाएंगे और वो चूंकि उनकी अपनी छवि भी वो बनाते हुए आए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि ये अयोध्या का जजमेंट देने वाले जस्टिस हैं, ये क्या दिखाएंगे। और फिर उन्होंने जो बाद में अपना सारा मामला शुरू किया। तो अभी भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय संविधान को बहुत निर्भीक जो है वो जुडिशियरी की उम्मीद
है, और जो है उसके बिना ना डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी, ना कॉन्स्टिट्यूशन सरवाइव करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इस चुनाव में एक मुद्दा बना, उसका प्रभाव भी हुआ, लेकिन खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि मैंने चाहा था कि जो है वो बेल एक नियम हो, जमानत एक नियम हो और जेल एक अपवाद हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। अपनी आलोचना, उनकी आलोचना यही से होनी चाहिए कि आप सीजेआई होते हुए आपने ट्रायल कोर्ट्स को, आपने हाई कोर्ट्स को, तमाम नीचे के कोर्ट्स को आपने जो है वो अब आप डायरेक्शन नहीं दे पाए, आप नियंत्रित नहीं कर पाए। आप उनसे जो है एक जो है वो जूरिस्प्रूडेंस का जो प्रिंसिपल जिसको आप बता रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, उसको आप जो है इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए, तो फिर ये आपकी विफलता ही है। आपने जमानतें दी, जमानत के कई केसेज आपने जो है वो सिद्दीक कप्पन को जमानत मिली, अंत में जो है वो जीएन साईं बाबा को भी मिली जिनकी मौत हो गई, या जो है वो जो फादर थे, जो है फादर स्टेन्स को जो है उनकी तो मौत ही हो गई। तो बहुत सारी जुडिशियल किलिंग्स भी मैं कह सकता हूँ, जिन जुडिशियल किलिंग को लेकर के जो है वो एक जो है वो बहुत मशहूर जो है वो केस हुआ है, जी का ही है, जो है वो समय कम है अरुण जी, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय कम है। डॉक्टर पाठक, अभी चूंकि बात हुई जमानत की, अपने ये जो एक्सप्रेस अड्डा की बात कर रहे हैं अरुण जी, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अर्नब से लेकर एक कोई नाम लिया, उन सबको जमानत है। जुबेर 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 कर ए से जेड, अर्नब से जुबेर कहा, अर्नब से जुबेर, सबको जो जमानत दी, लेकिन उमर खालिद को कहाँ जमानत दी, शर्जिल इमाम को कहाँ जमानत दी, और ऐसे भीमा कोरे गांव के कितने लोग थे चक्कर लगाते रहे, उनको कब जाकर जमानतें मिली। तो ये भी तो झूठ भी बोल रहे हैं चंद्रचूड़ साहब जी। देखिए इस पिछले पूरे एक लंबे वक्फे में जब से वे वहां हैं, उन्होंने उदाहरण के लिए ऐसा बता दिया कि अर्णब गोस्वामी को जमानत देना कोई बड़ी भारी नजीर उन्होंने पेश कर दी। बीच के तमाम नाम जो आप लोग भी गिना रहे हैं, वही नाम मैं भी गिनाना चाहता था। उन्हें जमानत क्यों नहीं मिली? जब जेल अपवाद है और बेल अनिवार्य है, तो इन लोगों को जमानत तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों की तारीखें नहीं लग रही है सर। शर्जील इमाम और दूसरे साथी की तो तारीख नहीं लग रही आज तक, बिना किसी सुनवाई के लगातार 4-4 साल से जेल में है। तो इस तरह की बातें करके वे कितना भी अपना कामकाज ढकना चाहें, लेकिन देश के सामने है। भीमा कोरेगांव के मामले में हमने देखा था किस तरह से फर्जी तरीके से मुकदमे बनाए गए थे, कंप्यूटर में छेड़छाड़ करके जिन लोगों को आरोपी बनाया गया, लंबे समय तक वे जेल में रहे। फादर स्टेन्स को एक पानी पीने के लिए स्ट्रॉ नहीं मिला। आप कल्पना कर सकते हैं, ये वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, क्या ये इनके सामने नहीं हुआ? इस देश में कितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो खुद अदालत के आदेशों का उल्लंघन है। अभी ताजा मामला है सर, 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई, अंतरिम आदेश दिया, उसके बाद पूर्ण आदेश दे दिया। उसके बाद कितनी राज्य सरकारें कि जो रोज बलाए ताक रखकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को कचरे के डब्बे में फेंक कर और रोज बुलडोजर चला रही, ये नहीं दिखाई दे रहा उनको। तो जब इस तरह का आपने काम किया है, बीच में कई और उदाहरण, बंगाल के हाईकोर्ट जजेस का नाम शीतल जी ने लिया, मध्य प्रदेश के एक हाईकोर्ट जज रिटायरमेंट के दिन अपनी विदाई पार्टी में कह रहे थे कि मैं तो आजीवन संघ का कार्य करता था और अब भी हूं, यहां से सेवानिवृत्त होकर शाखा में जाऊंगा। जस्टिस अरुण मिश्रा एक सार्वजनिक समारोह में, महमूद पराचा साहब को उनके शब्द याद होंगे, उन्होंने प्रधानमंत्री के शान में कैसे कैसे कसीदे काढ़े थे। बाद में सेवानिवृत्त होकर वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन बन गए। तो जब ये सब होगा तो समाज का विश्वास भंग होगा। वो अंतिम पायदान है जहां से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिक उम्मीद लेकर जाता है। हम और आपसे भी, मीडिया से भी जब निराश हो जाता है तब वहां जाता है, कार्यपालिका, न्याय और व्यवस्थापिका और खबर पालिका से निराश होकर। और जब वहां उस चौखट पर भी उसे दिखाई देगा कि यहाँ भी पक्षपातपूर्ण तरीके से फैसले हो रहे हैं, सरकार का चेहरा देखकर, सरकार का मुंह देखकर
बातें की जा रही हैं और अमल में कुछ भी नहीं आ रहा, तो वही होगा जो चंद्रचूड़ जी के साथ इस वक्त हो रहा है। जी। मैं बहुत निराश हूं ये सोचकर कि उन जैसे व्यक्ति से देश ने उम्मीद की थी और वे भी अंत में वही निकले। हो सकता है इस लोया लुहान समय में, मैं लहू लुहान नहीं कह रहा हूं, लोया लुहान समय में उन्हें कोई दूसरा खतरा लगा हो या कोई दूसरी वजह, इसलिए वे इस तरह का काम करते रहे। जी मुकेश जी। शीतल जी, बहुत सारे मामले थे जिन पर वो बैठे रहे, बहुत देर से फैसले दिए और कुछ फैसले बहुत ही विवादास्पद भी रहे। जो नहीं, जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं दिया, वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, हिजाब, जिहाद, लव जिहाद, इस तरह के मुद्दों पर वो बैठे रहे, कुछ किया नहीं, समय निकाला। जहां उनको लगता था कि इनमें फंसने की गुंजाइश है, उनको किनारे कर दिया, और जहां गवर्नमेंट को, सरकार को क्लीन चिट देने के रास्ता निकल गया, उन्होंने उन फैसले, उन मुद्दों को ले लिया। ये जो ये खेल खेला है, इससे इन 2 सालों में सुप्रीम कोर्ट की छवि और उन पर जो विश्वास है वो कितना गिरा है। देखिए, उनका सबसे शर्मनाक, जिस पर चर्चा कम हुई दूसरे कारणों से, वो दिल्ली के मामले में, दिल्ली की जो राज्य सरकार है उसके मामले में उनके नेतृत्व में 5 जजेस की बेंच ने एक फैसला दिया और कहा कि ये जो एलजी है वो इस पर बाध्य है कि राज्य सरकार, अगर मंत्रिमंडल कोई कैबिनेट फैसला करती है किसी मामले पर, तो उसको स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। वो हर चीज फाइल रोकने के लिए वहां नहीं बैठाया गया, न बैठ सकता है। ये उन्होंने एक फैसला दिया। और उसके बाद दिल्ली ने क्या किया, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने तुरंत नए अध्यादेश लाके और कानून में बदलाव करके सारे अधिकार राज्य से छीन लिए। सर्विसेज यानी नौकरों का, नौकरशाही का ट्रांसफर का अधिकार एलजी के हाथ में रख लिया। जब दिल्ली की सरकार का हर अफसर का ट्रांसफर, पोस्टिंग एलजी करेगा, तो राज्य सरकार की कौन सुनेगा? इसके खिलाफ जब राज्य सरकार आई तो पूरा कार्यकाल 5 साल का उन्होंने अभी एज ए जज और चीफ जस्टिस निकाल दिया। अभी तक उस मामले में फैसला ही नहीं हुआ। राज्य सरकार ढक्कन बनी हुई 5 साल से पड़ी हुई है। और उसके अलावा ऐसे अनेक मामले दिल्ली के सरकार के कोर्ट के सामने आए, जिसमें ये इसका म्युनिसिपैलिटी वाला भी मामला था, एमसीडी का मामला भी, उसमें भी उन्होंने पाया कि एलजी के जरिए गलत किया जा रहा है। लेकिन ये किसी को उन्होंने निर्णय तक नहीं पहुंचने दिया और सब चीजें केंद्र सरकार के पक्ष में रही। अल्टीमेट रिजल्ट हर चीज का ये रहा कि केंद्र सरकार को अपनी चीजें लागू कराने में सहूलियत मिलती रही। ये हमने पाया और उसके बाद फिर वो आरती करने लगे प्रधानमंत्री जी के साथ और अब उसकी सफाइयां दे रहे हैं कि इसका मतलब कोई डील होना नहीं होता वगैरह वगैरह। तो बहुत निराश किया। बहुत सामान्य ढंग से हम यही कह सकते हैं, चंद्रचूड़ जी, आपने इस कठिन दौर में हम नागरिकों को बहुत निराश किया। और अब इससे कड़ा क्या कहा जाए, इसको ये नहीं हम कहेंगे कि बैक स्टैबिंग की आपने, लेकिन लगभग निराशा आपने उसी स्तर की पैदा की। अरुण जी, ये जो कुल मिला के जो चीजें निकल कर आ रही हैं, ये जो परंपरा चली आ रही, क्या उसी का विस्तार है? जो अरुण मिश्रा कर रहे थे, जो रंजन गोगोई कर रहे थे, जो बोबडे कर रहे थे, अरुण मिश्रा कर रहे थे, ये सब क्या ये वही रास्ता है? कहीं कोई परिवर्तन नहीं, बल्कि और ये इन्होंने बड़े सोफिस्टिकेटेड ढंग से किया। कई लोग उसमें एक्सपोज हो गए। अरुण मिश्रा इतने घटिया ढंग से कर रहे थे कि एक्सपोज हो गए। चंद्रचूड़, जैसा कि अभी प्राचा साहब ने भी कहा, कि बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने ये सारी चीजें की और इंटेलिजेंसी के साथ की, इंटेलिजेंटली की। हाँ, निश्चित तौर पे चंद्रचूड़ साहब का जो इंटेलेक्चुअल कैनवास है वो बड़ा है, और वो बातचीत को जिस तरह से रखते हैं, व्याख्या करते हैं, वो अपने आप में जो है वो जो भी थोड़ा सा डेमोक्रेटिक और लिबरल थिंकिंग का जो इंटेलिजेंसिया है उसको जो है वो अपील करता है। लेकिन वो फिर वो उसको सदमा तब लगता है जब उनके निर्णय आते हैं। दूसरी चीज, एक जो विरासत जो मुझे लग रही है वो बड़ी चीज ये है कि जुडिशरी ने एक स्ट्रेटजी अपना ली है
कि हमारा जो अपना जो है हम अपने खोल में अपने शेल में हम सेफ रहें, बाकी जो है वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो सेफ रहे या ना रहे। जो एक तरह से जो जो पॉलिटिकल पावर टसल है सेंटर या स्टेट का, उसमें हम जो है वो कोई रिस्की जो है वो साइड ना ले। तो ये काम या जो भी करप्शन के मामले हैं, चाहे वो सेबी का मामला हो या चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, उसमें हम जो है कोई ऐसा निर्णय ना ले कि जिससे कि सरकार सांसत और परेशानी में पड़े। तो एक ऐसे समय में हम रह रहे हैं जिस समय में जो है वो एक तरह से सीबीसी कोई सरकार को डायरेक्शन नहीं देती, लोकपाल कोई डायरेक्शन नहीं देता, सीबीआई सरकार के खिलाफ कोई जांच नहीं करता, जी जी जी, जुडिशियरी कोई जो है वो निर्णय ऐसा देती नहीं कि किसी मामले में कोई जांच हो जाए। तो ऐसे मामलों में जो है वो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट के साथ, और कई उन्होंने देखे भी जो निर्णय है, ये भी मैं कह दूं थोड़ा अलग थोड़ा डिफरेंट बात होगी, लेकिन जिससे वो भयभीत भी है। और जितने भी निर्णय उन्होंने दिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के या जो है वो दिल्ली सरकार के मामले को लेकर के, उसको तुरंत या आनन फानन में ही पलट करके रख दिया गया। तो उनको उनकी लिमिट्स बता दी गई, वो उसी लिमिट में अपना काम करते रहे। अब या तो जुडिशियल रिव्यू उसका भी करते जो है वो लेजिस्लेशन आया, या जो है और जो चीजें आई तो दोनों लेजिस्लेशन का जुडिशियल रिव्यू करते। इतना जोखिम वो उठाने के जो है वो ना उनकी हिम्मत थी और ना इस तरह का उनका कमिटमेंट था, या रिजाइन कर देते जो भी बातें थी। तो ये भी सब कंट्रोवर्सी में वो पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक दो पहल जरूर की, लेकिन वो सेफ गेम खेलते हुए। और अब तो जो बातें आ रही हैं उन बातों से लगता है कि जो है वो बार बहुत असंतुष्ट है, और बार के असंतोष पर वैसे मैं एक पॉजिटिव साइन भी मानता हूं। अगर इस देश में बार या जो है वो जो इतना स्ट्रांग क्रिटिसिज्म कर रहा है जुडिशियरी का, तो इसे मैं एक उम्मीद मानता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है जुडिशियरी पर कुछ दबाव पड़े, या ऐसी पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप हो जिसमें कि बहुत सारी चीजें हो। जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो है दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक को शामिल होना था, लेकिन वो नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है वो दबा दिया या खारिज कर दिया है, जो भी मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने को ओपन नहीं करना चाहता, अपने को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और वो आम नागरिक के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहता, अपोजिशन को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहता। वो शक्तिशाली सत्ताधीशों को प्रोटेक्शन दे रहा है। और चंद्रचूड़ साहब भी जो है उसी जो है वो वैसे ही निकले जैसे बाकी लोग निकले। बिल्कुल। तो प्राचा साहब, अंत में मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि क्या इसको, आपने बड़ी कड़ी टिप्पणी की है कि 90% वकील या जो न्यायपालिका के लोग हैं वो चंद्रचूड़ साहब की विधायी पार्टी में जाना ही नहीं चाहते। क्या वो इतने अलोकप्रिय हो गए हैं वहां? क्या लोगों को उनसे इतनी निराशा और इतनी नफरत हो गई? जी देखिए, मैंने ये कहा है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। बाहर में भी लोग उनको एक नॉर्मल ही जज की तरह लेते थे। बाहर में तो हम सब लोगों को तो थोड़ा आम जनता से ज्यादा जजेस के बारे में जानकारी होती है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, जहां 90% से ज्यादा लोग इस वक्त उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। और चिट्ठी लिखी गई है कपिल सिब्बल साहब को कि इनको फेयरवेल ना दें। वो कपिल सिब्बल साहब के ऊपर है कि वो क्या करें या ना करें, लेकिन उस चीज पे मैं अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि आप मुकेश जी, हमारे देश में और खास तौर पे हमें इंटेलेक्चुअल्स को कम से कम इसमें थोड़ा सख्ती इख्तियार करनी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति बड़े पद पे चले जाता है तो हम उसके लिए बहुत अकोमोडेटिव हो जाते हैं। मतलब उसको बहुत ही ज्यादा किड ग्लव से देखना चाहते हैं और ऐसा देखने लगते हैं जैसे कोई वो बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। और ये बात मैं जो आगे कहूंगा उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत ही कड़ा व्यक्ति हूं और मैं किसी की तारीफ बहुत ही मुश्किल से करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसी भारत के सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस हैं जिसको मेरे जैसा वकील भी दिल से सलाम करता है। मैं नाम लूंगा तो उनके पीछे अमित शाह जी पड़ जाएंगे, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं।
इसी सुप्रीम कोर्ट में, इन्हीं हाई कोर्ट्स में एक से बढ़कर एक जज ऐसे हैं जिसको मेरे जैसा व्यक्ति सलाम करता है और दिल से सलाम करता है। इसी लोअर जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऐसे जजेस हैं। तो पूरी चीज खराब नहीं हुई है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जो मुकेश जी का मैंने नाम लिया। मुकेश जी, आप भी फोर्थ पिलर हैं, डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण पिलर है। आप भी किसी भी बड़े टीवी चैनल में जाके, किसी अडानी के चैनल में जाके आप भी एक बहुत बड़ा पैकेट ले सकते हैं, पैकेज ले सकते हैं। और पत्रकारों को तो इतनी कोई सुरक्षाएं भी नहीं है। तो आप एक जिम्मेदारी को समझ के रिस्क लेकर तब इस प्रोफेशन में हैं और तब इस प्रोफेशन में रहना डिजर्व करते हैं। आपके ऊपर कम खतरे नहीं है। जर्नलिस्ट जेलों में गए, जर्नलिस्ट को गोली मारी गई है, तो आप जैसे ईमानदार जर्नलिस्ट भी तो हैं। तो ये बात है। और जजेस हमारे सबसे प्रोटेक्टेड कम्युनिटी है देश की। किसी ने उनको जबरदस्ती नहीं किया जाओ और जज बनो। और सबसे ज्यादा सुरक्षित इस देश में कोई भी व्यक्ति है तो हमारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। उनको इतनी सारी सुविधाएं हैं, बड़ा घर है, पूरा स्टाफ है, हर तरह की प्रोटेक्शन है, रिटायरमेंट के बाद भी प्रोटेक्शन है। तो वो ये नहीं कह सकते कि हम पे दबाव है। आप इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इतना एहसान सा क्यों मान रहे हैं उनका? वो एक सर्विस कर रहे हैं जिसके लिए बिल्कुल। हम देश की जनता ने और बहुत सही। भारत के संविधान में, बाबा साहब के संविधान ने उन्हें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज, सुरक्षा दी हैं। और वो हम पे एहसान कर रहे हैं कि हमने ए से लेके जेड तक बेल दे दी। लेकिन मैं ए से जेड भी बता दूं, इस देश में जो भी व्यक्ति हिंदू और मुसलमान का नैरेटिव सेट करता है वो आरएसएस का एजेंडा पूरा कर रहा है। ए से अर्नब और जेड से जुबैर, और कोई एग्जाम्पल इन्हें बीच में नजर नहीं आया। और मैं अब बताऊं, अर्नब साहब एक दिन के लिए जेल नहीं गए थे, सीधे सुप्रीम कोर्ट आए थे। और जुबैर साहब बड़ी लंबी लड़ाई लड़के सुप्रीम कोर्ट में और जेल रह के बेल पाए थे। यहां दो जर्नलिस्ट हैं, ए से अर्नब जो कि सरकारी जर्नलिस्ट हैं, उनको सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी, पूरी तरीके से आउट ऑफ द वे जाके, रातों रात जाके दी, जेल नहीं जाने दिया। और जेड से जुबैर, उनको पूरा जमीन से लेके आसमान तक लड़ लड़ा के जेल रह के तब जमानत मिली। ये आम जनता इनके इस बहकावे में आ सकती है, हम लोग नहीं आ सकते। हम लोग तो देख रहे हैं ना सब चीजें। और इज्जत अर्न की जाती है। इन्होंने बेइज्जती बड़ी मेहनत करके अर्न की है। और जिन लोगों को ये खुश करना चाहते हैं वो इनसे बहुत ज्यादा खुश हैं। ये आखिर में मैं यही बोलना चाहूंगा, ही हैज मिशन अकम्प्लिश कर लिया इन्होंने अपना। और अब जी रिटायरमेंट के बाद आप सब लोग देखेंगे क्या क्या इनको प्राप्त होगा। मैं ये अभी से एक तरीके से वो पेशेंट गोई या भविष्यवाणी सी कर रहा हूँ। जी हाँ, लेकिन जिस राह पर चल रहे हैं उसका अंजाम भी, उसकी मंजिल भी हम लोग समझते ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।